गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन किया है। भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की क्लासों में हमने देखा था भारत का भौतिक विभाजन, हमने देखा था भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने देखा था, भारत के कितने भौतिक प्रदेश है, और उसमें हमने पहला भौतिक प्रदेश पढ़ लिया था जिसका नाम है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उत्तर के विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि ये उर्वर मैदान है, सर्वाधिक उपजाऊपन यहाँ पर पाया जाता है, सर्वाधिक सघन जनसंख्या का बसाव है, नौकायान के लिए यहाँ पर जो है कई सारी नदियाँ पाई जाती है क्योंकि उनका ढाल मंद है, इसलिए आसानी से नौकायान किया जा सकता है। देश का पहला वाटरवे हल्दिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद से हल्दिया यहाँ पे जो है चलाया जा रहा है। कई सारी जो है नौकायान यहाँ पे चलाई जाती है। देश की लगभग 50% जनसंख्या रहती है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पर होता है। इस तरीके से इसके महत्व के बारे में हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर का पढ़ेंगे आज प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का एक इम्पोर्टेंट भौतिक प्रदेश है। ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? 32 लाख। इसका कितना है? 16 लाख। तो 32 लाख 16 लाख का आधा है लगभग, तो ये लगभग 50% भाग पर है भारत के, ठीक है ना। पठार ये तो भारत का लगभग आधा है ये, ठीक है। ये पठारी प्रदेश खनिज संसाधनों से भरपूर है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। त्रिभुजाकार इसकी आकृति, कैसी आकृति देख लीजिए, हम बनाते हैं इसको। ये हमने भौतिक प्रदेश बना दिया भारत का दक्षिण वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अरावली की पहाड़ियाँ इधर आ जाएगी, मालवा का पठार यहाँ आ जाएगा, ये विंध्याचल पर्वत यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ खड़ा ढाल है और यहाँ से टूटी फूटी इस तरीके से पाई जाती है। तो ये त्रिभुजाकार इसकी आकृति हुई, ठीक है। टूटी फूटी इसलिए क्योंकि यहाँ से नदियाँ गुजरती है, कुछ नदियों द्वारा ये तटपट काट के डेल्टा बना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दक्षिण का पठार की प्रदेश है, खनिज संसाधनों से भरपूर है। पश्चिम में कगार भूमि पाई जाती है। कगार किसको बोलते हैं? खड़े ढाल को। इस तरीके से खड़ा ढाल जो होता है उसको कगार बोलते हैं। इधर मंद ढाल है। पश्चिम में कगार और पूर्व में मंद ढाल इसका पाया जाता है, मंद ढाल, ठीक है। इसका संपूर्ण पठार का ढाल उत्तर में उत्तर की तरफ, उत्तर की और संपूर्ण का दक्षिणी या पूरब की ओर, दक्षिणी पूर्व की ओर है, ठीक है। इसका ढाल बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। गोंडवाना लैंड का भाग है ये, ठीक है। प्राचीन चट्टानें एक प्री कैम्ब्रियन युग की, जब गोंडवाना लैंड बना था तब की चट्टानें मानी जाती है ये। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये त्रिभुजाकार है, ये ध्यान रखना आप, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? उत्तर का मैदान हमने पढ़ा था, उत्तर के मैदान के दक्षिण से कहाँ तक है ये? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट तक इसका विस्तार है। 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये सब बातें आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे हम, कौन कौन से इसके भौतिक प्रदेश है, कौन कौन से इसके भौतिक प्रदेश नहीं है। तो इसको भी कई सारे भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से भौतिक प्रदेश है, कौन कौन से भौतिक प्रदेश नहीं है। तो नंबर 1 भौतिक प्रदेश
कौन सा है? नंबर 1 भौतिक प्रदेश, आप टॉपिक डाल लीजिए अरावली की पहाड़ियाँ। टॉपिक डालिए आप। नंबर 1 भौतिक प्रदेश है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ जो है ये पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ एक जिला है गुजरात का, ठीक है। और ये जिला जस्ट हमारे जो सिरोही है इसके बाद से शुरू हो जाता है। तो पालनपुर गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के मध्य में होती हुई, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली तक इसका विस्तार है, ठीक है। कितना किलोमीटर? लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। कुछ इसमें विविधताएं भी होगी लंबाई के बारे में। चलिए 800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। और आगे देखते हैं, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से है, जो अब अवशिष्ट रूप में है, यानी कि बचा कुचा माल है, अवशिष्ट रूप में बची हुई है, घर्षित हो गई है ये बिल्कुल। ऊपर के इसकी जो बहुत ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हुआ करती थी एक ज़माने में ये, लेकिन ये अब घर्षित हो गई है, घिस गई है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए प्राचीन वलित श्रेणियों में से एक है जो अब अवशिष्ट रूप में बची हुई है। बात अगली करते हैं। अगली बात क्या करते हैं, ये इसकी सर्वोच्च चोटी, बस इतनी सी बात है, इसकी सर्वोच्च चोटी आप सभी को मालूम होगा कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर है। जो ध्यान रखना, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ये बात है मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, प्रश्न आ गया तो क्या लिखोगे? गुरु शिखर, राजस्थान, माउंट आबू, सिरोही। गुरु शिखर में है, क्या नाम है इसका? गुरु शिखर है नाम, 1722 मीटर है, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। उत्तरी भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है, उसको नहीं मानेंगे हम तो कंचनजंगा को माना जाता है। कंचनजंगा और दक्षिण में अनाईमुदी, ये दो पहाड़ियाँ हैं, अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ियों में 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। चलिए साहब, ये अरावली की पहाड़ियों के बारे में बात है। नंबर 2 पे लिखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसके भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम किसके? प्रायद्वीपीय भारत के। मालवा का पठार भाई क्या है? मालवा का पठार कहाँ से कहाँ तक है? मालवा का पठार जो है दक्षिणी राजस्थान, इसका विस्तार है दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी गुजरात का कुछ भाग मान लीजिए, पूर्वी गुजरात का बहुत कम भाग, एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है मालवा का पठार का। और कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी, उत्तरी महाराष्ट्र में मालवा का पठार, ठीक है। यह इसकी सीमा है। देखिए इस मालवा के पठार के दक्षिण में, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है,
विंध्याचल पर्वत, इसके पूरब में, उत्तर पूरब में बघेलखंड पर्वत है, और इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम कह दीजिए, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मालवा का पठार। एक तरफ विंध्याचल पर्वत, दूसरी तरफ आपका बघेलखंड, और तीसरी तरफ आपकी अरावली पर्वत की पहाड़ियों ने इसको घेरा हुआ है। मालवा का पठार, ये लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार है, ये लावा निर्मित पठार है। यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती है, नदियाँ लिखी, चंबल है, बेतवा है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से निकलती है, ये दोनों नदियाँ, केन नदी भी है, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से निकलती है और ऊपर की तरफ बह जाती है, बोले तो उत्तर की तरफ बहती है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, मालवा का पठार। इसके बाद नंबर 3 लिखिए आप, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखिए। इससे पहले हम उत्तर की बात कर लेते हैं, दक्कन का पठार बाद में पढ़ेंगे हम। इससे पहले विंध्याचल पर्वत की बात कर लेते हैं हम। दक्कन का पठार नीचे गया, तो विंध्याचल पर्वत को पढ़ने के लिए आपको एक नदी समझनी होगी। इसको मिटा देते हैं हम ऊपर से। कौन सी नदी है वो नदी है, इंपॉर्टेंट है, वो नदी जो है नर्मदा नदी है, जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, दो संस्कृतियों को अलग करती है, उत्तर भारत की आर्य संस्कृति को और दक्षिणी भारत की द्रविड़ संस्कृति को भी अलग करती है। कहा नदी के बारे में, कहा नदी भी अलग करती है और ये पर्वत विंध्याचल ये भी अलग करता है। देखिए कैसे करता है, ये हमारा जो है वो अभी जो बनाया हमने भारत, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से ये नदी आती है और कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। किधर गिरती है भाई, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। येलो साहब, ये नदी आ गई। कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा नदी है, कहाँ से आ रही है, ये इधर से आ रही है। कहाँ जाएगी ये, इधर जाएगी, इधर बोले तो सौराष्ट्र की खाड़ी में गिर जाएगी। इसके नीचे एक पर्वत का विस्तार पाया जाता है इसके समानांतर, इसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत। और फिर इसके नीचे एक नदी है, वो भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। इसका क्या नाम है, छोटी नदी थोड़ी है, इसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। अमरकंटक के यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। अच्छा साहब, ये ध्यान रखना, ये सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है जाकर के, ठीक है ना। अरब सागर में गिरने वाली है, लंबी नदी है भारत की। वैसे तो सिंधु नदी है, लेकिन इधर की तरफ गिरने वाली है, लंबी नदी है। चलिए साहब, अब बात कर लेते हैं इस पे। एक जबलपुर में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, याद होगा आपको। फिर गुजरात में एक और बांध बनाया गया है, सरदार पटेल बांध, ये भी याद होगा आपको। इसके नीचे ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके नीचे ताप्ती नदी है। तो गलत बता दिया मैंने, देखिए इसको राइट करते हैं दोबारा से, ये थोड़ा सा गलत हो गया। बीच में जो विंध्याचल पर्वत नहीं है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है, सॉरी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। चलिए इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए ये नदी है, यहाँ से आई है अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है, और नर्मदा नदी इसका नाम है। इसके ऊपर है ये विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के नीचे ये नदी बहती है, और इसके बीच में एक पर्वत है, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या नाम है इसका, सतपुड़ा। और इसके नीचे एक बहती है नदी, तापी नदी। इस तरीके से ये है।
तो ये विंध्याचल पर्वतमाला को हम देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला नंबर 3, इसका विस्तार कहाँ से है? गुजरात से शुरू होती है, ये एमपी में है, यूपी में है और लास्ट में कहाँ तक जाती है? कैमूर, रीवा, भंडेर आदि पहाड़ियों तक ये इसका विस्तार पाया जाता है। इसी के ऊपर की तरफ बघेलखंड की पहाड़ियाँ पाई जाती है, बघेलखंड, और इसी के उत्तर, इसके दक्षिण पूर्व की ओर बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड यूपी में, ठीक है ना। बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों यूपी में भी है, एमपी में भी है, दोनों का विस्तार पाया जाता है इसके आखिर में। यहाँ पे बुंदेलखंड पाया जाएगा, यहाँ पे बघेलखंड की पहाड़ियाँ पाई जाएगी। कैमूर, रीवा, भंडेर, बुंडेर आदि ये पहाड़ियाँ इसके, पारसनाथ भी है इसमें, पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती है, पारसनाथ ये भी यहाँ पे पाई जाएगी इधर की तरफ। इसके नीचे ये बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जबलपुर में ध्यान रखना बांध बनाया गया है, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात आपको मालूम है क्यों उसको कहते हैं। इसके अलावा इसके नीचे एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ये। ब्लॉक पर्वत किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ नदी बहेगी तो ये भ्रंश घाटी होगी, बीच का भाग ऊपर उठ गया, ये भाग नीचे है, ये भी भाग नीचे बैठा है, तो ये बीच का भाग कोई ऊपर उठ गया, तो इस तरीके से लंबाई में कोई पर्वत पाया जाता है, उसको ब्लॉक पर्वत का नाम दे दिया जाता है। यहाँ अगर घाटी में नदी बहती है तो इसको भ्रंश घाटी की नदी कहते हैं, यानी कि ये दोनों भाग नीचे बैठ गए तो यहाँ बहने वाली नदियों को भ्रंश निर्मित नदियाँ कहते हैं। ध्यान रखना, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय। कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर नदी। ये तीनों नदियाँ जो है क्या काम करती है? तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी जो है ये छोटे नागपुर के पठार जो है, छोटा नागपुर का पठार, उसको 2 भागों में बांटती है बराबर। ऊपर का हजारीबाग का पठार कहलाता है, नीचे का रांची वाला पठार कहलाता है। तो ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत हुआ। विंध्याचल पर्वत के बाद एक और सतपुड़ा पर्वत लिख लीजिए। सतपुड़ा पर्वत 4 नंबर पे लिख लीजिए। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत ये जो है नर्मदा और तापी नदियों की भ्रंश घाटी के बीच में है। भ्रंश घाटी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार में 2 ही नदियां ऐसी है। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। ये किधर की तरफ बहती है? ढाल के विपरीत बहती है ये नदियां। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। ढाल के विपरीत बहने वाली 2 ही नदियां हैं, नर्मदा और तापी। नोट करके लिख सकते हैं इस बात को। सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसमें एक स्थान है महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियों के पास एक स्थान है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, वहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है धूपगढ़। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखने की है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लिखिए आप मालदा गैप। मालदा गैप या मेघालय का पठार लिखिए आप। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, ये भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। फिर इसके बाद दक्षिण की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे हम। उत्तर की पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब लिखिए आप मेघालय का पठार। चलिए, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार क्या है भाई? मेघालय का पठार कहाँ है? ये मेघालय में है। देखिए, ये भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका भाग है, लेकिन ये अलग है, इसलिए कभी कभी इसको कन्फ्यूजन रहता है हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग माने या फिर किसका भाग माने। ये मान लीजिए हमारा भारत है, भारत के बीच में यहाँ पे मेघालय पाया जाता है और ये पठार हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है इस तरीके से।
तो इसको अक्सर इससे अलग माना जाता है हिस्सा। ऊपर से अरावली की पर्वतमाला आती है, लेकिन इसको वास्तव में क्या है, ये इसी का भाग है। यहाँ पे क्या है, गैप पड़ गया, मालदा गैप जिसको कहते हैं। क्या नाम है उसका? मालदा गैप। मालदा गैप क्या है, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, नदियों द्वारा जो है इस क्षेत्र को काट दिया गया और ये क्षेत्र नीचे बैठ गया। बांग्लादेश जो है नीचाई में है, तो बांग्लादेश में कई सारी नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र नीचे बैठ गया, जिस वजह से ये वाला हिस्सा इससे कट गया। तो इस गैप को मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। लिखिए, यह है पठारी प्रदेश, मालदा गैप। या यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार के ऊपर, और वहाँ गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसको या राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल गारो गैप के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ प्रमुख हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ नोट कर लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया। और इन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान है मासिन राम। ये शंकुआकार पहाड़ियाँ हैं, तीनों पहाड़ियाँ इस तरीके से एक के पीछे एक है। तो तीनों में बादल जब फंसता है तो निकल नहीं पाता, तो सारी वर्षा यहीं करता है। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, एक साल में सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं होती है तो वो मासिन राम में यह होती है, मेघालय में। चलिए, मेघालय का पठार हो गया। इसके बाद आप लिखिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कहाँ कहाँ विस्तृत है? मुख्यतः झारखंड में है ये, झारखंड के पलामू और इसके अलावा गया, हजारीबाग, रांची, इन जिलों में इसका विस्तार है मुख्यतः। ठीक है, वैसे तो इसका विस्तार बिहार में भी है, कुछ छत्तीसगढ़ में भी है। मुख्यतः यह है, इसके बीचों बीच में एक नदी बहती है, दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। दामोदर नदी इसको बीच में से काट देती है, समझ लीजिए। ऊपर वाला पठार हजारीबाग का पठार कहलाता है, नीचे वाला झांसी नहीं, रांची का पठार कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें इस पठार की, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन इसी में पाए जाते हैं, पठार में। देश का सर्वाधिक लोहा, देश का सर्वाधिक अभ्रक, कोयला इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाने के कारण भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर जर्मनी में एक स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक खनिज यानी कि कोयला निकाला जाता है। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में ये बात है। ठीक है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट इसके अलावा कोई बात नहीं है। एक और बात इसकी है कि ये पठार अरीय प्रवाह प्रदर्शित करता है, अरीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। यानी कि इस पठार, ये मान लीजिए पठारी भाग है पूरा, इसके चारों तरफ से नदियाँ निकलती है, उसको अरीय प्रवाह कहते हैं। अब हम जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कभी भारत की जो है अपवाह प्रतिरूप, उसमें हम पढ़ेंगे अरीय प्रतिरूप किसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी अथाह है, बहुत बड़ा है, और कोरोना की महामारी चल रही है, तो हो सकता है आपके सिलेबस को संकीर्ण किया जाए, थोड़ा छोटा किया जाए, ताकि देखिए आपकी कॉलेज तो आपको प्रोवाइड करा रही है सारी क्लासें ऑनलाइन, लेकिन कई सारी कॉलेजेस है, कई सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई को समय पर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी सरकार कुछ सोचती है, और सरकार यही सोचेगी उनके लिए भी कि इस साल के जो सिलेबस है उस सिलेबस में बदलाव किया जाए, छोटा सिलेबस किया जाए। ऐसी चर्चाएँ फ़िलहाल कॉलेज में भी चल रही है। तो हम उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे जो हो सकता है कि उनको आपके संदर्भ सामने रखा जाए परीक्षा में।
कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको टॉपिकों को हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बहुत विस्तार तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये। अगर आपको इससे भी और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नॉलेज आपको चाहिए भारत के प्राकृतिक भौतिक प्रदेशों के बारे में, तो आपको मालूम है कहाँ जाना है आपको। हमने अब वीडियोस पे डालना छोड़ दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको 2 वीडियो उसमें और मिल जाएंगे आपके काम के, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत का वीडियो मिल जाएगा आपको, और तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? ज्योग्राफी विद रहमान, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जा कर के, आपको ऊपर ही ऊपर नज़र आएगा। इसमें से आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं अपने। विश्व के बारे में भी जानकारी है, भारत के बारे में भी जानकारी है। फ़िलहाल और वीडियो हम बनाते हैं उसमें, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, वक्त नहीं मिल रहा, इस वजह से। लेकिन बीच बीच में आपको अपडेट किया जाएगा, नई नई जानकारियाँ आपको उसमें देते रहेंगे हम। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की और बात कर लेते हैं हम। दक्कन का पठार आप देखते हैं, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का पठार ये कहाँ विस्तृत है? महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा फैलाव है। महाराष्ट्र के अलावा पूरे दक्षिणी भारत पर इसका फैलाव है। बोला जाए तो ये पठार जो है दक्कन का पठार, महाराष्ट्र के अलावा लिखिए आप कर्नाटक, कुछ मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, और उड़ीसा, और इसके अलावा तेलंगाना, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार है दक्कन के पठार का। ठीक है, दक्कन का पठार के बारे में ध्यान रखना, ये पठार, इस पठार का ढाल इधर ही है, किधर की तरफ? पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ इसका ढाल है। अच्छी अच्छी नदियाँ निकलती है इसमें से, बड़ी बड़ी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनाई है, और एक दो नदियाँ और है जिसके नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वेगाई है, वेगाई नदी एक है। ये सारी नदियाँ किधर की? भीमा नदी है एक। ये सारी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती है, या एक दूसरे की सहायक नदियाँ हैं। इसमें जो है कगार भूमि पाई जाती है। कगार किसको बोलते हैं? हमने वहाँ वीडियो में आपको चित्र के माध्यम से समझाया भी है। कगार पश्चिमी तट पर, इसके पश्चिमी घाट पर इस पर कगार भूमि पाई जाती है, यानी कि ये खड़ा ढाल है बिल्कुल इस तरीके से, और पूर्व की तरफ जाते हुए ढाल धीमा हो जाता है। पश्चिम में जो आपका पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी घाट, वहाँ पर खड़ा ढाल है, पूर्व में जो है मंद ढाल पाया जाता है। ये बात होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ, इसको गुजरात में तापी, ये ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक कितने इसके 1600 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। और इसके बाद इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। एक और दर्रा है शेनकोट दर्रा। 3 इम्पोर्टेंट है ये कहाँ है? देखिए महाराष्ट्र में पाए जाते हैं 2 तो। थालघाट ऊपर है, यहाँ ये थालघाट है, ये भोरघाट है। यहाँ 2 दर्रे पाए जाते हैं, ये पालघाट है केरल में, और ये शेनकोट है। 2 दर्रे यहाँ, 2 दर्रे यहाँ। ये दर्रा जो है मुंबई से कोलकाता के लिए मार्ग, मुंबई से नागपुर, नागपुर से कोलकाता,
ये मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगाम, और ये चेन्नई के लिए मार्ग जो है कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ के लिए इसमें मार्ग जाता है, और इससे केरल और कोयम्बटूर मार्ग यहाँ पे मौजूद है। तो ये चार दर्रे हैं, इन चारों दर्रों को आप याद कर लेना। दक्कन का पठार लावा निर्मित पठार है, काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये 3-4 बातें हैं, इनको भी आप इसमें याद कर लेना। दक्कन का पठार हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक के पठार में एक चीज़ के लिए याद रखना है, इसको सोना पाया जाता है, सोना सोना सोना। कर्नाटक का पठार सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नाटक में है मुख्यतः, लेकिन तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है। मुख्य नदी कावेरी है यहाँ की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी मुलानगिरी है। मुलानगिरी लगभग 1314 मीटर है इसकी ऊंचाई। दूसरे नंबर पे कुद्रेमुख एक चोटी है, कुद्रेमुख। 2 चोटियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कर्नाटक के पठार में। सोना यहाँ पे पाया जाता है और लोहा यहाँ पे पाया जाता है। मैसूर का पठार, मैसूर का पठार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1923 है, लगभग 1923 मीटर है इसकी ऊंचाई मुलानगिरी की। ठीक है, और यहाँ पे बाबा बूदन की पहाड़ियाँ पाई जाती है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। ये ध्यान रखना आप, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के पठार मैसूर में ही पाई जाती है। इसके बाद अगले पठार की बात करते हैं। अगला पठार कौन सा है? अगला पठार आपका इम्पोर्टेंट पठार तो अब नहीं बच रहे हैं मेरे ख्याल से। तेलंगाना का पठार एक और है, तेलंगाना का या आंध्र प्रदेश का पठार। तेलंगाना में ही है। गोदावरी नदी इसके अंदर से निकलती है, गोदावरी। इसके आगे जाकर के केजी डेल्टा बनता है, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा। उपजाऊ है, चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। और तेलंगाना के पठार के बारे में ज़्यादा कोई बातें नहीं है। नीचे बात की जाए केरल में, तो केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में एक स्थान है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई, नीलगिरी और एक और पहाड़ी है पालनी की पहाड़ियाँ। इन तीन इलायची की पहाड़ियाँ, इन तीनों पहाड़ियों के संगम पर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है दक्षिण की। उस चोटी का नाम है अनाईमुदी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में है अनाईमुदी। इस चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर। दक्षिणी की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य पहाड़ियों में नल्लामलाई, पालकोंडा, नालकोंडा, एर्रामल्ला, ये कुछ अन्य चोटियां हैं जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये आज हमारा लेक्चर था प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। अगला लेक्चर आपका होगा तटीय भारत के संदर्भ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।